नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार मनविंदर जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, पिछले कई दिनों से ऐसे कई वाक़ये हो रहे हैं, जिससे ये साफ़ हो रहा है कि मोदी विरोधी अब बहुत ही निचले स्तर की राजनीति पे उतर आए हैं। एंड आई एम सॉरी टू से कांग्रेस अपना पास्ट भूल रही है। क्या संसद में जो तमाशा हुआ, ये उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? और शनिवार को राहुल गांधी का बयान कि संसद में जो हंगामा हुआ है, इसकी वजह बेरोज़गारी है, महँगाई है। कैसे देखते हैं आप सर इसे? देखिए केवल हंगामा नहीं हुआ है, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है। हंगामा तो ये रोज करते हैं और 2014 से ही करते चले आ रहे हैं और उसका प्रतिफल भी ये जानते हैं कि इनको हिंदुस्तान की जनता ने दिया क्या है। इनको अब तक समझ में नहीं आया है तो आगे भी नहीं आएगा। तो जी। हंगामा तो ये हर सत्र में करते हैं। हुँ, हुँ। हर सत्र के शुरू के 10 से 12-15 दिन ये हंगामे की भेंट चढ़ाते हैं। पार्लियामेंट जी। के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर, कभी पेगासस, कभी हिंडनबर्ग, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी अडानी, कभी राफेल, दुनिया भर के मुद्दे ये पता नहीं, और कभी मणिपुर में 2 महिलाओं का मामला। हर पार्लियामेंट सेशन में ये हंगामा करते हैं। इस बार एक्चुअल में हंगामा नहीं हुआ है। इस बार तो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है और इसकी अभी जांच पड़ताल चल रही है। जो दिल्ली पुलिस है और जो आईबी से लेकर के तमाम दूसरी हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, वो अ, इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है या जो चेहरे हैं जो इनका मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, उनका पता लगाने में लगी हुई हैं। कुछ-कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर सामने आनी शुरू हुई हैं कि ये जो हमलावर हैं या जिन्होंने पार्लियामेंट के भीतर दर्शक दीर्घ से सदन में कूद करके हंगामा किया या सदन के बाहर जो पीले कलर के धुएँ छोड़ते हुए इन्होंने कनस्टर्स का इस्तेमाल किया, ये लोग अलग-अलग मोर्चों पर, अलग-अलग आंदोलनों में दिखाई दिए हैं। कभी तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान, कभी हरियाणा में किसी प्रदर्शन के दौरान, कभी यहाँ जो पहलवान बैठे थे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर, उनके साथ। हुँ, तो हुँ। कड़ियाँ तो जुड़ेंगी और जुड़ रही हैं। और जिस तरीके से इनमें से एक ललित झा, जो कलकत्ता में किसी एनजीओ से भी जुड़ा हुआ है, वो वहाँ के एक टीएमसी सरकार के मंत्री के साथ दिखाई दिया है फोटोग्राफ में। जी, जी। और जो आपका ये नीलम आज़ाद करके है, ये कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ दिखाई दी है। तो जी। उससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए पार्लियामेंट में घुसपैठ किए और घुसपैठ करने के बाद जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं और बहुत कहना चाहिए कि बेहयाई के साथ ये सवाल उठा रहे हैं कि हुँ, साहब हुँ। अगर ये मुस्लिम होते, हिंदू ना होते तो भारतीय जनता पार्टी ये करती, भारतीय जनता पार्टी वो करती। मेरा प्रश्न ये है कि जो जम्मू कश्मीर असेंबली पर अटैक हुआ, वो अटैकर जो हैं वो मुस्लिम थे। पार्लियामेंट में 22 साल पहले जो अटैक हुआ, वो मुस्लिम थे। अलग-अलग शहरों में जो बम फटते थे और गिरफ्तार किए जाते थे, मुंबई पर जो अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ था 2008 26 नवंबर को, वो सारे मुस्लिम थे, पाकिस्तान से आए थे। तब इनकी जवान को लकवा मार गया था क्या? तब क्यों नहीं बोले थे ये लोग? और आम तौर पर ये देखने में आया है कि ये जो देश है भारत, ये कई तरह के आतंकवाद का शिकार रहा है, विक्टिम रहा है। जी। 80 के दशक को हम भूल नहीं सकते हैं, बल्कि 90 के दशक का भी जो उत्तरार्ध था, तब तक जो आईएसआई प्रायोजित कहना चाहिए कि
पंजाब का जो आतंकवाद था वो हमारे देश ने झेला है, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और 89 से हम एक इस्लामिक आतंकवाद को झेल रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत के अलग-अलग हिस्सों में। तो क्या ये इस बात से इनकार कर सकते हैं कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, ख़ास तौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो 1971 में उसकी हार हुई थी और एक पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया था, उसका जो दंश है, उसका जो अपमान है, वो पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया और किसी न किसी रूप में भारत में किसी न किसी तरह की तोड़-फोड़, किसी न किसी तरह की खून-खराबे की घटनाएँ जो हैं, वो अंजाम देता रहा है और सीमा पार किस-किस तरह के आतंकवादियों के सरगना बैठे हुए हैं, किस तरह आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री इनको आगे करके यहाँ खून-खराबा करती रही हैं, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? तो ये सब कहना कि साहब अगर ये मुस्लिम होते, तो अतीत में बहुत सारे ऐसे इस्लामिक विचारधारा में विश्वास रखने वाले आतंकवादियों ने भारत की आत्मा को लहूलुहान किया है। तब तो ये नहीं बोले, लेकिन अब इसलिए बोल रहे हैं ताकि इस पर राजनीति की जा सके, वोट परस्ती की जा सके और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा सके। ये अपने आप में एक शर्मनाक स्थितियाँ हैं और जो राहुल गांधी का बयान है, ये तो और भी आश्चर्यजनक और अफ़सोसजनक है जी। क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है, वो भूल जाते हैं। अगर वो इसको जस्टिफाइड कर रहे हैं जो कुछ हुआ है, तो पार्लियामेंट फिर सुरक्षा तो ब्रीच पर आपकी क्या ओ सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो ब्रीच जरूर हुई है। तो ये जो अब इन्होंने ये 2 लाइनें 1 मिनट आपको रोक रही हूँ मैं। ये इसमें जजमेंटल हो रहे हैं। ये एक चीज़ को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बातें हैं कि एक तो है कि आप अपने अतीत को क्यों भूल रहे हैं? इंदिरा गांधी एग्ज़ैक्टली। की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को, क्यों हुई थी? क्योंकि ये कहा जाता है कि साहब उनके जो सिख सुरक्षाकर्मी थे सतवंत और बेअंत, वो इस बात को लेकर के नाराज़ थे और उनके जो रिश्तेदार थे बलबीर सिंह के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और उसमें जो है भिंडरावाला और बहुत सारे आतंकवादी और बहुत सारे बेकसूर मारे गए थे। वो एक अलग किस्सा है, लेकिन वहाँ पर जो हरमंदर साहब, अकाल तख्त साहब और दूसरे जगहों पर सैन्य कार्रवाई में चोट हुई थी और उसका जो एक तरीके का अपमान हुआ था, उसको लेकर के सिखों में एक नाराज़गी थी। पर इसका मतलब क्या ये है कि अगर किसी वर्ग में, किसी समुदाय में नाराज़गी है, तो वो तब के प्रधानमंत्री की हत्या कर दे या उसका समर्थन करे कि ठीक हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। अगर बेरोज़गारी है भी, अगर महँगाई है भी, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट पर अटैक को ये जस्टिफाइड करेंगे? अगर महँगाई है, बेरोज़गारी है, तो आप जंतर-मंतर पे जाइए, वहाँ प्रदर्शन कर लीजिए। आप राजपथ पर जाइए, इंडिया गेट पर जाइए, वहाँ प्रदर्शन कर लीजिए, रामलीला मैदान में जाइए, वहाँ प्रदर्शन कर लीजिए। और ये अलग-अलग राज्यों से आए हैं, एक लातूर से है, महाराष्ट्र से, आप लातूर के जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन कर लेते। एक ये नीलम जो है, ये जींद की रहने वाली है, घासोपुर की, हुँ, रहती हुँ। हिसार में है। आप जींद में बैठ जाती धरने पे, हिसार में बैठ जाती। एक कलकत्ता से चल के आ रहा है, एक लखनऊ से चल के आ रहा है। 2 मियाँ-बीवी जो है वो गुरुग्राम में बैठे हुए हैं। तो अपनी-अपनी जगह बैठ कर के धरने प्रदर्शन कर लो। पार्लियामेंट पे अटैक, और वो भी 13 दिसंबर को ही, जिस दिन 22 साल पहले पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने अटैक किया था। राजीव गांधी की हत्या लिट्टे ने की थी, तो क्या राहुल गांधी इसको जस्टिफाइड करेंगे कि लिट्टे के आतंकवादियों में, लिट्टे के ग्रुप में इसलिए नाराजगी थी कि इनके पिताजी ने, राजीव गांधी ने, श्रीलंका में शांति सेना भेज दी थी? ये वाहियात बातें हैं।
आप राजनीति करने के लिए और इतने निचले स्तर की राजनीति करने के लिए इस तरह के अगर कुतर्क देंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि ये किसी के गले के नीचे उतरने वाली बातें नहीं है। और लोग इन चीज़ों को नोटिस लेते हैं कि जलती हुई आग पर अगर कोई रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है, तो उससे डर्टी पॉलिटिशियन कोई हो ही नहीं सकता है। जी, जी। लोग ये देखते हैं कि ऐसे संकट के समय, ऐसी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में आप कितनी समझदारी की बात करते हैं या कितनी गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही सर। संसद में जो अटैक या शैतानी की गई है, उसमें जो स्मॉग उड़ाया गया है, अब वो स्मॉग धुआँ छट रहा है। जाँच चल रही है, लेकिन जाँच की आँच जो है, जो चीज़ें दिख रही हैं, कांग्रेस तक पहुँच रही है। तार इसके टीएमसी से भी जुड़े हुए दिख रहे हैं और कांग्रेस से भी। ये जो रिफ्लेक्शन है, क्या ये रिसेंटली हुई हार का है जो अ, अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की हार हुई है? क्या इसकी प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी सर? अभी जांच पड़ताल चल रही है। अभी तुरंत किसी नतीजे पर पहुंचना कि इसके पीछे टीएमसी की लीडरशिप ही होगी या कांग्रेस की लीडरशिप ही होगी, ये कहना थोड़ा-सा जल्दबाजी होगी। लेकिन मैंने कहा कि जो ये नीलम पकड़ी गई है, ये कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने की बात कर रही है एक भाषण में। हुँ, इसका हुँ। मतलब ये कि ये कांग्रेस की समर्थक है। जी। इसी तरीके से ललित झा, जिसने वो सबूत जो 5 मोबाइल फ़ोन थे इन सब के मिलाकर के, उनको जिस तरीके से नष्ट किया है, जलाया है, सबूत जलाने की ज़रूरत किसको पड़ती है? क्यों पड़ती है? ताकि जी। ये पता ना लग जाए कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? इन सब की बातचीत किससे हो रही थी? तो अभी एजेंसियाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। उनके सबके मोबाइल ज़रूर नष्ट हुए हैं, पर उनके नंबर सबके मिल गए हैं। और जो मोबाइल सेवा प्रोवाइडर कंपनी होती है, उससे डिटेल निकल आती है, किन-किन क्षेत्रों में ये रहे हैं, कब-कब रहे हैं, किन-किन मोबाइल फ़ोनों से इनकी बातचीत हुई है, वो सारा मिलान हो जाएगा, पता लग जाएगा कि किस-किस से बातचीत हो रही थी। तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है मामला। अभी तुरंत दौड़ करके किसी नतीजे पर पहुँचना थोड़ा-सा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अपना कहना ये है कि अगर टीएमसी के साथ इनमें से लोग हैं, टीएमसी के किसी मंत्री के साथ फ़ोटो में हैं या कांग्रेस का समर्थन करने वाली एक भाषणबाज़ लेडी अगर वहाँ पर थी या दूसरे लोग, चाहे लखनऊ का सागर शर्मा हो या लातूर का अमोल हो, इनका जो बैकग्राउंड है, और अमोल के बारे में तो जानकारी मिली है कि वो फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा था। इसका मतलब कि उसको वित्त पोषित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, ये ज़रा पता लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब के बैकग्राउंड ऐसे नहीं है कि ये फ्लाइट में उड़ान भरें। तो जी। ये पता करने की ज़रूरत है। पर जिस तरीके से विपक्ष का व्यवहार है और जो बात आप कह रही हैं कि ये लोग इस तरह के कृत्य अतीत में करते रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, अनेक वारदातें हैं, जिनके तार कहीं न कहीं विपक्षी दलों के नेताओं से, उनके पार्टी से जुड़े हुए मिले हैं। सीएए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ था, दिल्ली में जो 13 महीने तक तथाकथित किसान आंदोलन हुआ है, इन सब के तार इन पॉलिटिकल पार्टियों से, जमातों से, विदेशों में बैठे हुए वित्त पोषित करने वाली ताकतों से जुड़े हुए हैं। ये जाहिर साबित हुआ है, बार-बार साबित हुआ है। दूसरी बात ये है कि जब-जब किसान आंदोलन के समय भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल या हरीश साल्वे साहब खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ऑनलाइन, तो किसानों की तरफ से कौन-कौन वकील खड़े हुए थे? वो सब या तो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं या कांग्रेस पार्टी से और कुछ दूसरे विपक्षी दलों से वाबस्ता रहे हैं।
तो इससे भी हम अंदाजे लगाते हैं कि एक्चुअल में खेल क्या चल रहा है। और कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में कम से कम 1 दर्जन पीआईएल ऐसी लगाई गई थी जो सीएए से रिलेटेड थी, आधार से रिलेटेड थी। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे थे, जम्मू कश्मीर से लेकर के बहुत कृषि कानून और तमाम मुद्दों पर इन्होंने पीआईएल लगवाई थी किसी ना किसी के जरिए, क्योंकि जमीन पर तो ये नरेंद्र मोदी की पार्टी से लगातार हारते आ रहे हैं। 2 बार केंद्र की सत्ता से बाहर हो चुके हैं, तीसरी बार भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो जो बैटल ये ग्राउंड पर हार चुके हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसी ना किसी मुद्दे पर जीतने की कोशिश करते हैं और वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ती है। अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के 370 को हटाने को लेकर के कुल मिलाकर के 22-23 याचिकाएं जो हैं वहां लगवा दी गई। राफेल पर 2 बार जो है सुनवाई करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को, अलग अलग बहुत सारे मुद्दों पर। तो इससे पता चलता है कि ये लोग जो बैटल हार चुके हैं ग्राउंड पर, वो अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए, सर्वोच्च न्यायालय के जरिए जीतने की कोशिश करते हैं ताकि उसको फिर मुद्दा बनाया जा सके चुनाव में। लेकिन उसमें भी अभी तक तो इनको कामयाबी नहीं मिली है और जनता ये समझ चुकी है कि एक्चुअल में इन सारे कृत्यों के पीछे ताकतें कौन सी हैं। सर, एक सवाल मेरे दिमाग में 2-3 दिन से चल रहा है, जब से ये अटैक सामने आता है, इनका टारगेट कौन था? यू कैन से टारगेट कौन है? और 2024 के चुनाव को जोड़ करके आप कैसे देखते हैं? हालाँकि आज शाम को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को पत्र लिख कर के पूरे मामले की जाँच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। सर। देखिए 2001 का जो भूकंप था वो भुज वाला, गुजरात वाला, और उसके बाद केशुभाई की जगह जो नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया था गुजरात का, उस समय अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तब से लेकर के और जब तक वो मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, करीब करीब 13.5 साल, और 3 चुनाव उनकी सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने जीते और वो मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर के नरेंद्र मोदी चूंकि बहुत ही विजनरी, बहुत ही अनुशासित और कहना चाहिए कि डायनामिक लीडर हैं, और उन्होंने गुजरात को, वाइब्रेंट गुजरात में एक तरीके से परिवर्तित किया है, और जितना इन्वेस्टमेंट उनके मुख्यमंत्री रहते हुए वहां आया है, उसी का परिणाम है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी की वापसी नहीं हो पाई है। 3 दशक हो गए हैं, करीब करीब 3 दशक होने को हैं। तो कांग्रेस पार्टी के मुंह से वहां भी गालियां ही निकलती थी नरेंद्र मोदी के लिए, सद्भावनाएं तो कभी नहीं निकली। और यहाँ भी 2014 मई 26 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, पूरी दुनिया उनकी मुरीद है, उनकी प्रशंसा करती है। इंटरनेशनल जो ग्लोबल रेटिंग आती है, अप्रूवल रेटिंग आती है, उसमें पिछले 3 साल से पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री ही बने हुए हैं। इसके अलावा जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो विश्व की इस समय 5th लार्जेस्ट है, और रक्षा, सुरक्षा, विदेश और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर, और जो गरीबों से जुड़ी हुई कल्याण योजनाएं हैं उनके मोर्चों पर भी नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए वो समर्पित दिखाई ना देते हों। जब से वो मुख्यमंत्री बने और फिर बाद में प्रधानमंत्री बने, ये पीरियड जो है कुल मिलाकर के अब 22 साल का हो चुका है, और उन्होंने कभी एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। वो 24/7 काम करने में विश्वास रखते हैं, विदेश यात्राओं पर जाते हैं,
तो कहीं होटलों में नहीं रुकते हैं, बस फ्रेश होने के लिए या दूसरे जो अधिकारियों के कामकाज होते हैं, उनके लिए उनको कभी रुकना पड़ जाए तो रुक जाए, वरना 2-3 देशों की यात्राएँ विमान में रात्रि के समय उड़ान भरते हुए उनका समय बीतता है, अगले दिन सुबह जाकर के फिर काम में जुट जाते हैं उस देश में। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री है, जिनसे ये पार नहीं पा रहे हैं। उन पर कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप ये चस्पा नहीं कर पाए आज तक। राफेल में चौकीदार चोर है का नारा इन्होंने दिया, उसको साबित नहीं कर पाए, उल्टे सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी माँगनी पड़ गई। इसके अलावा उनको अपने किसी दामाद की चिंता नहीं है, उनको अपने भाई-बंधुओं की चिंता नहीं है, अपने रिश्तेदारों को उनको स्थापित नहीं कराना, उनको अपने 7 पुश्तों के इंतज़ाम नहीं करने, कोई भ्रष्टाचार नहीं करना, वो केवल देश के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री जो डिगाए नहीं डिग रहा है और लोगों की निगाहों से भी उतर नहीं रहा बल्कि चढ़ता ही जा रहा है, जिसको 2014 में 282 सीटें मिली और 5 साल की सत्ता के बाद 303 सीटें हो गई, और जिसको इस बार भी 2024 में भी और सीटें बढ़कर के मिलने की आशंका और संभावना व्यक्त की जा रही हो, तो फिर ये रोज-रोज इस तरह के क्यों पाखंड नहीं कराएँगे, इस तरह की हरकतें क्यों नहीं कराएँगे? केवल इसलिए, इसके पीछे जो मोटिव समझ में आता है लोगों की, वो ये है कि साहब ये साबित कराया जाए किसी तरीके से कि जी रक्षा सुरक्षा के मोर्चे पर ये कहते हैं कि हमने सेना को ये दे दिया, हमने ये दे दिया, हमने ये प्रणाली दे दी, हमने ये चिनूक हेलीकॉप्टर दे दिया, राफेल दे दिए, फलाना-ढिमकाना दे दिया, पूर्वी लद्दाख में हम चीन के खिलाफ जो है 60,000 सैनिकों को खड़े करके चीन के दांतों तले जो है लोहे के चने चबवा दिए, लेकिन पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। पार्लियामेंट में कोई भी घुस जाता है और जाकर के सदन में जो है वो इस तरह की हरकतें कर देता है। तो भैया ऐसे देश की जनता बुद्धू बनने वाली नहीं है। देश की जनता को पता है कि अलग-अलग मोर्चों पर वास्तव में इस प्राइम मिनिस्टर ने कितने काम किए हैं। मैं केवल एक उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म करता हूँ। जी। 42 स्क्वाड्रन चाहिए हमारी वायुसेना को, और कांग्रेस के शासनकाल में वो घट कर के 32 पर आ गई थी। और जिस समय इन्होंने खरीदारी शुरू की राफेल की और दूसरे लड़ाकू जहाज़ों की, तब जाकर के वो 32 पर पहुंची है। अभी भी हमको 10 स्क्वाड्रन और चाहिए। तो ये तो सेना की हालत करके रखी थी इन लोगों ने, क्योंकि इनको हर रक्षा सौदे में दलाली चाहिए थी, और जब तक दलाली मिलती नहीं थी तब तक ये रक्षा सौदा करते नहीं थे। नरेंद्र मोदी ने आकर के, इनकी सरकार ने आकर के ये सारे धंधे बंद कर दिए। ये जो रक्षा सौदों में दलाल यहाँ घूमते रहते थे सचिवालय में और दिल्ली में, और महंगे-महंगे होटलों में जो मंत्रियों के पिट्ठुओं को बुला करके सौदेबाजी करते थे, सबकी दुकानदारी बंद कर दी इन्होंने। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ये बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? लेकिन देश समझ रहा है, इसलिए ये चाहे जो प्रपंच रचें, चाहे जिस तरह के षड्यंत्र रचें, मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी तरह का रत्ती भर भी लोगों के मनों में कोई परिवर्तन होने वाला है, या कोई अविश्वास इस प्रधानमंत्री को लेकर के पैदा होने वाला है। सही कहा आपने। शनिवार को सर 2 बातें हुई, 2 बातें सुनने को मिली इनफैक्ट। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने अपनी सफाई दी कि रेड में जो पैसा मिला है, वो मेरा ही है। आई मीन उसके परिवार वालों का है, कांग्रेस का नहीं है। और दूसरे केसी वेणुगोपाल ने क्राउड फंडिंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो एक तरफ ये भीख माँग रहे हैं, दूसरी तरफ उस पैसे को कह रहे हैं कि कांग्रेस का नहीं है। तो आप इनको कहीं जोड़ के देख रहे हैं सर? क्योंकि क्राउड फंडिंग की इन्होंने शुरुआत की है 19 दिसंबर से, शायद क्या माजरा है? और साहू को किसने अब ये बयान देने के लिए कहा? क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं रेड होते हुए। इनको अगर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, तो द वेरी नेक्स्ट डे अपना बयान दे सकते थे। सर। देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत दृढ़ता के साथ और बहुत, मैं तो कहूँगा, क्रूरता के साथ
जितने भ्रष्टाचारी हैं, उन पर शिकंजा कस रही है। जी। और ये केवल धीरज साहू का मसला नहीं है। अलग-अलग राज्यों में बहुत सारे लोगों के यहाँ रेड हुई है। किसी के यहाँ 54 करोड़ का कैश मिल रहा है, किसी के यहाँ 67 करोड़ का मिल रहा है, किसी के यहाँ 150-200 करोड़ का मिल रहा है। ये पहले श्रीमान जी हैं जिनके यहाँ से 351 करोड़ का कैश मिला है। और ये चूंकि कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो इसलिए पिछले कुछ दिनों से ये सवाल उठने शुरू हो गए थे कि ये कैश केवल धीरज साहू का और उनके परिवार का या उनके कारोबार का है, या इसमें कांग्रेस की भी कुछ भूमिका है, यानी कांग्रेस का ये फंड है। और इस चर्चा को इसलिए भी बल मिला क्योंकि रघुराम राजन, जो पी चिदम्बरम के समय से गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, और बाद में कुछ समय नरेंद्र मोदी सरकार में भी वो गवर्नर रहे, उन्होंने कह दिया कि साहब 351 करोड़ अगर किसी कांग्रेस के एमपी के यहाँ से मिल रहा है तो इसमें क्या गलत है। आखिर चुनावी प्रबंधन के लिए कैश की जरूरत तो पड़ती ही है। मुझे तो आश्चर्य हुआ ये सुन करके, क्योंकि रिजर्व बैंक का पूर्व गवर्नर इतनी वाहियात और इतनी गैर जी। जिम्मेदाराना बातें कर सकता है। सबको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस क्या है कि आप घर में कितना कैश रख सकते हैं। तो इस तरह की बातें की जाने लगी थी और चर्चाएं तमाम होने लगी थी। जी। जिस तरीके से राहुल गांधी ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने, टॉप लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं, जी। उन्होंने चुप्पी साध ली थी इस छापे पर और इस बरामदगी पर, इसलिए भी चर्चाओं को पंख लगे। अब जब बदनामी शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर, चाहे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने वो शुरू किया हो या किसी ने भी किया हो, इन दोनों के जो बुके लिए हुए साथ में फोटो थे राहुल गांधी और धीरज साहू के, वो उन नोटों के चट्टानों के साथ मिलाकर के जो प्रचारित प्रसारित करना शुरू किया, वीडियो बनाए गए, तरह तरह की बातें कही गई। कांग्रेस को लगा कि बहुत भद पिटने वाली है। और चूंकि राहुल गांधी गौतम अडानी को लेकर के तमाम तरह की बकवासबाजी करते ही रहते हैं, बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना दस्तावेजों के। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी गौतम अडानी के पूरे ग्रुप को जिस तरीके से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा इन्हीं की राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह से, तो उसके मद्देनजर भी भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोग आक्रामक मुद्रा में धीरज साहू और राहुल गांधी पर टूट पड़े थे एक तरीके से। तो कांग्रेस को लगा कि यार लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल सिर पर है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए धीरज साहू को कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, एएनआई को बुलाइए, उसको इंटरव्यू दीजिए, सफाई दीजिए, ये पैसा जो है उनका है, उनके परिवार का है, उनके माँ बाप का है और कांग्रेस का नहीं है। दूसरे दिन अजय माकन को, केसी वेणुगोपाल को कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, क्राउड फंडिंग का जो है ऐलान कर दो, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि भाई ये जो 351 करोड़ है इससे कांग्रेस का वाकई कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो बहुत दीनहीन अवस्था में पहुंच गई है क्योंकि 9.5 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर है, तो कोई जी। उसको पैसा नहीं दे रहा, उसका तो खजाना खाली हुआ पड़ा है। इसलिए अब क्राउड फंडिंग के लिए वो गुहार लगा रहे हैं। जी। तो ये सब भी टैक्टिस होती है चीजों को डाइवर्ट करने की और अपना फेस सेविंग करने की। और जो ये पार्लियामेंट में हुई घटना को तूल दिया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, टीएमसी के द्वारा, दूसरे दलों के द्वारा, इसके पीछे भी यही टैक्टिस है कि ये जो अभी 5 राज्यों में, जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है और जिस तरीके से इनका जातीय कार्ड ध्वस्त करके रख दिया नरेंद्र मोदी ने, और छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी वनवासी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, मध्य प्रदेश में एक ओबीसी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, राजस्थान में एक सवर्ण को बना दिया। तो इससे जो एक मैसेज जा रहा है, किसी तरीके से इन चर्चाओं को, इस परसेप्शन को डाइवर्ट करो, इसलिए शोर मचाओ। तो ये शोर मचाया जा रहा है और जो एक छवि खराब हो रही थी धीरज साहू के यहाँ कैश मिलने की वजह से, उससे भी ध्यान डाइवर्ट करने की ये एक टैक्टिस मात्र है और कुछ नहीं।
एक और बात सर जानना चाह रही हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 19 दिसंबर से विप चाइना के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे वो 10 दिन के लिए रहेंगे, 10 दिन का प्रवास रहेगा उनका वहाँ और इसी बीच 19 दिसंबर को ही विपक्षी दलों की यानी कि इंडिया अलायंस की मीटिंग होने वाली है। अब ऐसे में अगर वो नहीं रहेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये एक मैसेज जा रहा है कि वो अलायंस को इग्नोर कर रहे हैं। क्या कहते देखिए, हैं आप? इस इंडी अलायंस के बारे में अभी आज तक के कार्यक्रम में अमित शाह ने बहुत डिटेल बयान दिया है और उन्होंने उन सारे राज्यों के नाम लिए हैं जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होती है। ऐसे हिंदी पट्टी के 8-9 राज्य हैं, तो वहाँ तो इस इंडी अलायंस का कोई मतलब नहीं है। जी। दूसरे ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ ये सिरे चढ़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इनके लिए रायबरेली और अमेठी के अलावा कोई तीसरी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी इनको पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देना चाहती, ना वामपंथियों को, ना कांग्रेस को। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी इनका अलायंस है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी अलायंस है, बिहार में ऑलरेडी इनका अलायंस है। तो इंडी अलायंस का मतलब क्या है, मकसद क्या है? सिर्फ लोगों को भ्रमित करना कि साहब अगर आप नरेंद्र मोदी से, उनकी नीतियों से, उनके चेहरे से नाराज हैं या आपको उनका चेहरा पसंद नहीं है, तो देखो हम एक अलायंस बना करके खड़े हैं। यानी उनके सामने हमने एक दुकान खोल दी है, बड़ा-सा बोर्ड लगा दिया है। वो जो यूपीए का बोर्ड था वो हटा करके हमने INDIA करके इंडी अलायंस का एक बड़ा-सा बोर्ड लगा दिया है, बड़ा चमकदार सा है। आप हमें वोट दीजिए और नरेंद्र मोदी को हटाइए। इसके अलावा और कोई मकसद इनका है नहीं। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का, ममता बनर्जी का, नीतीश बाबू का, कुछ जी, दूसरे जी। नेताओं का सवाल है, हुँ, ये सब किसी न किसी कारण से राहुल गांधी के तौर तरीकों से और कांग्रेस की लीडरशिप जिस तरीके से सूरत की कोर्ट ने जो 2 साल की सजा इनको सुनाई थी, उसका जब से स्टे हुआ है सुप्रीम कोर्ट से और जो रवैया इनका बदला है इंडिया अलायंस के घटक दलों के प्रति, उससे वो नाराज हैं और काफ़ी नाराज हैं। तो मेरी तो दिलचस्पी ये देखने की होगी कि 19 दिसंबर की जो बैठक इन्होंने बुलाई है, 6 दिसंबर की तो इनकी टाई-टाई-फिस हो गई। जी, जी। उसमें तो ममता बनर्जी ने कह दिया था कि मुझे तो जानकारी ही नहीं है किसने बुलाई है। हमें तो जानकारी ही नहीं है। मेरे तो पहले से कार्यक्रम लगे हुए हैं, मैं तो जाऊँगी नहीं। नीतीश कुमार ने भी नाराज़गी व्यक्त कर दी थी। अरविंद केजरीवाल भी अनमने हैं तब से, जब से कांग्रेस पार्टी ने राघव चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन के सवाल पर चुप्पी साध ली थी, या संजय सिंह को जब गिरफ्तार किया था तब चुप्पी साध ली थी। क्योंकि कांग्रेस के 4 बार के एमएलए पंजाब के सुखपाल खेरा को एक 8 साल पुराने किसी ड्रग्स के मामले में जिस तरीके से भगवंत मान सरकार के द्वारा अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तार करवाया था, उसको लेकर के कांग्रेस नाराज है। तो ये इंडी अलायंस के भीतर ही इतने अंतर्विरोध हैं, इतनी ईगो है, इतने मतभेद हैं और सीट शेयरिंग को लेकर के कोई तैयार भी नहीं है, दूसरे को स्पेस देने को भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, इस पर सबकी निगाह रहेगी। अरविंद केजरीवाल हो सकता है 19 तारीख की बैठक में रहें उस दिन और शाम को विपश्यना के लिए निकल जाएं, पर मुझे नहीं लगता कि इस इंडी अलायंस की बैठक का भी कोई औचित्य है, इस गठबंधन का भी कोई औचित्य है या प्रासंगिकता है या कोई महत्व इसका है। सर, जब केजरीवाल की बात होती है ना, तो एक ऐसे शख्स की पिक्चर दिमाग में आती है। अब ये विपश्यना ध्यान केंद्र पे जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि वहाँ पे शरीर और मन को समझना, ध्यान के अभ्यास करना। तो जो पार्टिसिपेंट होते हैं, अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करना सीखते हैं। वो अपने मन में उठने वाले जो विचार होते हैं और जो भावनाएँ होते हैं, उनको मतलब बड़े ध्यान से देखते हैं। आई मीन अध्यात्म के बहुत नज़दीक। तो ये केजरीवाल सही में
इनका जीवन तो टोटली डिफरेंट है। जो पिछले दिनों सब शराब घोटाला और शीश महल, तो ये अपने अंदर क्या झाँकेंगे? ऐसे जस्ट लोगों को दर्शकों को पता चले ऐसे लोग जो ऐसे ड्रामे करते हैं। आपकी टिप्पणी चाहूँगी मैं। जो अंतर्विरोधी जीवन जी रहे हैं, हुँ, जिनकी हुँ। कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर हो, हुँ, हुँ। जिनका आचरण कुछ हो, ज़बान पर कुछ हो, ऐसे पाखंडियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है विपश्यना कि वो एकांत में रह कर के जाकर के थोड़ा चिंतन और आत्म-मंथन करें कि एक्चुअल में वो क्या धोखाधड़ी करके सत्ता में आए थे, क्या-क्या सब्ज़-बाग दिखाए थे और कर क्या रहे हैं पब्लिक के साथ। ये भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से निकले थे और खुद ऐसे भ्रष्टाचार में फँसे हुए हैं, जिसकी वजह से इनके 2 मंत्री तिहाड़ जेल में पड़े हैं, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पड़ा हुआ है और अब इनकी भी बारी आ रही है। तो ऐसे लोगों के लिए ये विपश्यना केंद्र और विपश्यना शिविर बहुत ज़रूरी है। इनको वहाँ थोड़ा सोचने-समझने का की शक्ति प्रदान करे प्रभु, बस यही उससे प्रार्थना है। तो जेल जाने से थोड़ा ना बच जाएँगे सर वहाँ, अगर वो शिविर में जा रहे हैं तो? अब क्या देखेंगे वहाँ? इनका तो एजेंसियाँ जेल अपना जाने का काम कर रही हैं। जी। एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं, वो जब उनको लगेगा तो निश्चित रूप से इनको गिरफ्तार करेगी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मेरे शो के लिए आपने समय निकाला और दर्शकों को बेहतरीन जानकारी दी आपने। बहुत-बहुत अगेन धन्यवाद धन्यवाद। आपका भी। जय थैंक हिंद, यू जय सो मच। भारत। जय हिंद।